को लेकर के काफी विद्वानों में मतभेद रहा है। बहुत सारे हिंदी के विशेषज्ञ, बहुत सारे हिंदी के इतिहासकार, बहुत सारे हिंदी के कवि ये बताना चाहते हैं जो सूफी शब्द लिखा है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सोफिया से हुई है, और जो सोफिया शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, ज्ञान के लिए आया हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग, कुछ लोग पवित्र बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि लोग सफेद कपड़ा पहनते थे उसको सूफी कहा गया। ये सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, लेकिन वो सब चीजें तो जानकारी में रखना ही चाहिए। सूफी जो काव्यधारा है, इस सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता आपको जानकारी में होना चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रमुख विशेषता से क्वेश्चन पूछा आता है। प्रमुख विशेषता, सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता। तो विशेषता में आप लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा कि जो सूफी काव्यधारा है, इस सूफी काव्यधारा में श्रृंगार रस, सूफी काव्यधारा में श्रृंगार रस की बहुलता है या श्रृंगार रस की प्रधानता है। जब सूफी काव्यधारा है यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता है, और संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता थी? भक्त रस की प्रधानता थी, शांत रस की प्रधानता थी। सूफी काव्यधारा में अगली बात आती है, यहाँ पे जो अधिकतर कवि हैं मुसलमान हैं। सूफी काव्यधारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, लेकिन उनका हिंदुओं के साथ कोई विरोध है नहीं है। अधिकतर कवि मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सूफी काव्यधारा में दो प्रकार के प्रेम का वर्णन है। सूफी काव्यधारा में दो प्रकार के प्रेम हैं। दो प्रकार का सूफी काव्यधारा में दो प्रकार का प्रेम वर्णित है। अब जो दो प्रकार का प्रेम वर्णित है उसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक है इश्क मिजाजी और दूसरा है इश्क हकीकी। पहला है, मैंने कहा ये इश्क मिजाजी है, और जो इश्क मिजाजी है इसका संबंध है लौकिक प्रेम से। ये लौकिक प्रेम को बताता है। और दूसरा है इश्क मिजाजी, ये इश्क हकीकी वो अलौकिक को बताता है। इश्क मिजाजी तो होगा लौकिक प्रेम, और दूसरा है उसको कहते हैं इश्क हकीकी। और जो इश्क हकीकी है इसका जो संबंध है वो अलौकिक प्रेम से है। अलौकिक प्रेम, ये बात आप लोगों को ध्यान देना की जरूरत है। सूफी काव्यधारा में लौकिक पता, इस काव्यधारा में दो प्रकार के प्रेम हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रेम का मतलब होता है ये प्रेम जो हम लोगों के बीच में होता है। अलौकिक प्रेम का मतलब कोई किसी इष्ट देव से प्रेम करे तो उसको अलौकिक प्रेम कहा जाता है। लौकिक प्रेम ये सांसारिक प्रेम है, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसको लौकिक प्रेम कहा जाता है। लेकिन जैसे कोई भक्त के रूप में किसी इष्ट देव की प्रार्थना करता है, किसी इष्ट देव से प्रेम करता है, तो वो आपका अलौकिक हो जाएगा। लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के प्रेम का वर्णन है। लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के प्रेम का वर्णन है।
लौकिक जो प्रेम होता है वो ये प्रेम है जो सांसारिक प्रेम है, और जो अलौकिक प्रेम होता है वो एक प्रेम है जो किसी इष्ट देवता से, ईश्वर से प्रेम करता है। ये जानकारी आपको मिली। इसमें दो प्रकार के प्रेम बड़े हैं, लौकिक और अलौकिक। तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ये सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है। और इसमें अगली बात आती है, चौथी बात, कई जन्मों के प्रेम का संबंध है। कई जन्मों के प्रेम का संबंध पेपर में पूछा जाता है। कई जन्मों के प्रेम का संबंध है। इसमें कई जन्मों के प्रेम का संबंध जो मिलता है वो आपको सूफी काव्यधारा में मिलता है। कभी पहचान गलती न करें। और सबसे जबरदस्त बात ये निकल के आती है कि सूफी काव्यधारा में मसनवी शैली ये बहुत पूछा आता है। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। टेट की परीक्षा, आल बढ़ने की समस्त परीक्षा, ये टेट की वगैरह की परीक्षा, पुलिस वगैरह की परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ये आपका मसनवी शैली है। और ये जो मसनवी शैली है ये सूफी काव्यधारा की प्रमुख शैली है। मसनवी शैली का अर्थ बताया गया है। इसका अर्थ बताया गया है शाही वक्त, शाही वक्त ईश वंदना, शाही वक्त ईश वंदना या ईश स्तुति को कहा जाता है मसनवी। ये गलती आप ना करना। सूफी काव्यधारा की प्रमुख जो शैली है वो मसनवी शैली है। मसनवी का अर्थ होता है शाही वक्त ईश वंदना या स्तुति। और ये पूछे जो मसनवी शैली है किस भाषा का शब्द है ये? गुड, अच्छा उत्तर आया। किस भाषा का शब्द है? तो हमारे बच्चों ने हमको आवाज लगा के बताया कि ये तो जो मसनवी शैली है ये फारसी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने उत्तर दिया। ये फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी भाषा का शब्द है आपका मसनवी, जो मनसब से बना हुआ था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। तो ये मसनवी जो है फारसी भाषा का शब्द है। और ये जो सूफी काव्यधारा है इसको मैं बता रहा हूँ, ये प्रेमाख्यान है, प्रेमाश्रय है, प्रेमाख्यान है। ये हमारे बच्चों को पता है। प्रेमाख्यान इसी को कहते हैं। यही प्रेम मार्गी है। यही इसमें शैली जो है मसनवी है। मसनवी फारसी भाषा का शब्द है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। अधिकतर कम मुसलमान है। दो प्रकार के प्रेम का वर्णन है, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, और नायक और नायिकाओं में कई जन्मों के प्रेम का वर्णन है। नायक और नायिकाओं के कई जन्मों के प्रेम का उल्लेख मिलता है। इसमें आप गलती नहीं करेंगे। नायक और नायिका, हीरो एंड हीरोइन, नायक और नायिका, नायक और जो नायिका है, हीरो एंड हीरोइन है, इनके कई जन्मों के प्रेम का संबंध इसमें दर्शाया गया है सूफी काव्यधारा में। और अगली बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है। तो सूफी काव्यधारा में जो आपके बात आती है प्रतिनिधि कवि की, तो सूफी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनको सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। हमारे बच्चों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि किसे कहते हैं। प्रतिनिधि के बारे में बताएंगे अनिल वर्मा।
प्रतिनिधि के बारे में बताएंगी अंजलि पटेल। प्रतिनिधि के बारे में कोई छात्र हमको बताए कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों को साधारण भाषा में हम बताएं, जैसे कोई मुख्य कवि हो और उसका कोई सहयोगी कवि हो तो उसको हम प्रतिनिधि कवि कहेंगे। व्यवहारिक भाषा में जैसे कोई विधायक होता है तो वो अपना एक प्रतिनिधि रखता है। अगर विधायक नहीं है तो प्रतिनिधि विधायक की हैसियत से काम करता है। कोई थाना, पुलिस चौकी, शासन प्रशासन या कहीं कोई काम है तो हर जगह विधायक ही थोड़ी अपने फोन का यूज करता है, उसका प्रतिनिधि बात करता है और उसके प्रतिनिधि के बाद उन आला अफसरों को स्वीकार करना पड़ता है कि विधायक का प्रतिनिधि है, वो उसकी हैसियत से बोल रहा है, उसकी पावर से बोल रहा है। तो प्रतिनिधि का मतलब हुआ एक प्रकार से साहित्य की दृष्टि से कि जो मुख्य कवि है उनकी सहायता करना। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी काव्यधारा के मुख्य कवि नहीं है बल्कि प्रतिनिधि कवि है, उनको प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी आप एक प्रतिनिधि कवि हैं और सूफी काव्यधारा के कवि हैं। और जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं ये सूफी काव्यधारा के ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी साहित्य में एक आंख का खंजर कवि कहा जाता है। एक आंख का खंजर कवि, एक आंख का खंजर कवि। खंजर माने होता है अंधा, एक आंख का अंधा कवि या एक आंख का खंजर कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, एक मलिक मोहम्मद जायसी भाई साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं को लिखा है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना सामने निकल कर आती है और प्रेमाख्यान के समक्ष में निकल कर आती है, उसका नाम है, आपके पेपर में आएगा, उसका नाम है पद्मावत। आज हमारे बच्चों को हो सकता है आज इनको जानकारी मिल रही है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनके जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पद्मावत। आज हमारे छात्र जाने ये पद्मावत जो है ये सूफी काव्यधारा का पहला महाकाव्य माना जाता है, प्रेमाख्यान काव्यधारा का पहला महाकाव्य माना जाता है। कभी गलती न करना, पद्मावत को प्रेमाख्यान काव्यधारा का पहला महाकाव्य कहा जाता है। पहला महाकाव्य इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, पद्मावत को कहा जाता है। पद्मावत को सूफी काव्यधारा का पहला महाकाव्य कहा जाता है। और आप लोगों को एक बात की जानकारी है, अगर कोई रचना महाकाव्य में होती है उसमें सर्ग का डिवाइडेशन होता है, वो सर्ग में वालिटता है। जो पद्मावत महाकाव्य है इसमें 57 सर्ग है, 57 सर्ग है। आप कभी गलती नहीं करेंगे, पूछेगा पद्मावत में कितने सर्ग हैं तो 57। और पूछता है पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको कब लिखा, तो 1540 ईस्वी में लिखा था इसको, पद्मावत को। ये जो पद्मावत है इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। आप लोग गलती भी करोगे, इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। इसकी भाषा अवधी है, ये 1540 में लिखा गया है। ये आपका महाकाव्य है, ये प्रेमाख्यान है। पद्मावत जो है इसके दो भाग हैं। जो पहला भाग है पूर्ण भाग है, इस पूर्ण भाग में कल्पित कथा का वर्णन है। और जो उत्तर भाग है ऐतिहासिक कथा का वर्णन है। ये सब याद कर लेना बहुत बढ़िया से। उत्तर भाग ऐतिहासिक कथा का वर्णन है
इसको आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लेना। इसी चीज को पढ़ने के लिए लोग प्रयागराज पढ़े हुए हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा में टीचर ऐसे पढ़ा रहा है और सही भी चीज भी लोग नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब क्या, दूर के रोड शो में यहाँ कोई कमी थोड़ी है, पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल पॉइंट चल रहा है आपका। कल्पित कथा और ऐतिहासिक कथा, इसके दो भाग हैं और इसको एक नाम दिया गया है रूपक काव्य। इसको रूपक काव्य कहते हैं। ये प्रेमाख्यान का धारा का पहला महाकाव्य है। 1540 ईस्वी में लिखा गया है। यहाँ की भाषा और ये है। इसकी कथा दो भागों में है, पहले और दूसरे। पहले भाग की कथा कल्पित और दूसरे भाग की कथा ऐतिहासिक है। इसको रूपक काव्य होने के साथ साथ इसको प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ये आपका प्रतीकात्मक काव्य है बाबू, आप गलती ना करिएगा। प्रतीकात्मक काव्य का मतलब होता है इसमें प्रतीकों का वर्णन है। इसमें प्रतीकों का क्या है, वर्णन है। प्रतीकों का सिंबलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। इसमें तमाम प्रतीक हैं। रही बात जो पद्मावत है, इस पद्मावत के नायक, इसके जो नायक हैं उनका नाम राजा रत्नसेन है। और अगर नायक है तो नायिका का होना बहुत जरूरी है। जब तक नायक और नायिका नहीं होंगी तब तक कैसे कहानी बन पाएगी। नायिका का नाम क्या है, पद्मावती है। इन्हीं दोनों के बीच में प्रेम कथा का वर्णन है। नायक राजा रत्नसेन और नायिका रानी पद्मावती के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी कथा का वर्णन पद्मावत में मिलता है। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में चटमल की रचना का नाम है गोरा बादल की कथा। और जो गोरा बादल की कथा है इसी का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। गोरा बादल की कथा पद्मावत में है। इस पद्मावत में बहुत सारे पात्र हैं, इसीलिए इसको प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा गया। इस पद्मावत में जो पात्र हैं, जैसे आपके रत्नसेन हैं, जैसे आपके पद्मावती हैं, जैसे आपके नागमती हैं, जैसे आपके अलाउद्दीन हैं, जैसे आपके हीरामन तोता हैं, जैसे आपका राघव चेतन है। ये सब यहाँ के पात्र हैं। कभी कभी यूं पूछ लेता है कि पद्मावत का इनमें से कौन सा पात्र सम्मिलित नहीं है। ये पात्र आपको आज ही याद कर लेना है, रातों रात याद कर लेना है। डिले ना होने पाए, आपको प्यार होना चाहिए। आप डिले करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। जो रत्नसेन है, जो पद्मावती है, जो नागमती है, जो अलाउद्दीन है, जो हीरामन तोता, ये सब प्रतीक हैं। पूछता है राजा जो रत्नसेन है ये किसके प्रतीक हैं? रत्नसेन ये मन का प्रतीक है। पद्मावती ये बुद्धि का प्रतीक है। नागमती संसार या दुनिया धंधा का प्रतीक। अलाउद्दीन ये माया का सिंबल है, माया का प्रतीक है अलाउद्दीन बाबा। हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है। और राघव चेतन ये राक्षस का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। इस तरीके से लोग काम करते थे। लोग काम करते थे
राघव चेतन शैतान का काम करता था, अलाउद्दीन ये माया का सिंबल था, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक था। ये सब प्रतीक चित्तौड़ जो हृदय का प्रतीक था, जहां का राजा रत्नसेन था, चित्तौड़ ये सिंबल है, ये हृदय का प्रतीक है। इतने सारे इसमें प्रतीक थे, इसीलिए इस पद्मावत को प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा गया। पद्मावत की शैली मसनवी शैली, ये मसनवी शैली है। पद्मावत में रस क्या होगा? श्रृंगार। और श्रृंगार में ध्यान रखना, श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों हो सकता है। संयोग भी होगा और वियोग भी होगा। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, श्रृंगार में संयोग और वियोग। तन चितौड़ मन राजा की नाम। पंत पूछेगा कहां से ली गई है? पद्मावत से, श्रृंगार से लिखा गया है। तन चितौड़ मन राजा की नाम। तन चितौड़ मन राजा के नाम। तन चितौड़ मन राजा के नाम। यहाँ पे संयोग से चितौड़ माने चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन? राजा रत्नसेन। नायिका का दोनों का प्रेम कथा का चटनी प्रसंग आया है। ये पद्मावत के बारे में मैंने आपको बताया कि पद्मावत से इतनी चीजें हैं, कभी पेपर में मैटर को दे सकता है। इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के अलावा जायसी साहब ने और भी रचना लिखा है, और इन्होंने जो और रचना लिखा है उसमें आपका शामिल है आखिरी कलाम। ये आखिरी कलाम है, और आखिरी जो कलाम है इसमें वर्णन किसका है? कयामत का वर्णन है। रावण की कजा आ गई रघुवीर क्या करे, और श्रवण की कजा आ गई तो तीर क्या करे। जिसकी कजा आ जाए, जिसकी मृत्यु आ जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लोग कहते हैं अगर मैं यहाँ नहीं जाता तो मेरी घटना ना होती। आपको जाना पड़ेगा, आया है बुलावा तो जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपका दिल कहेगा आप जाओगे। भावी घटनाओं को दुनिया में कोई टाल नहीं सकता है, वो ईश्वर प्रदत्त है। जिसमें जहां जिसको जो होना है वहां जाना पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा। रावण की कजा आ गई रघुवीर क्या करे, और श्रवण की कजा आ गई तो तीर क्या करे। तीर की गलती थोड़ी है, जब कजा आ गई तो तीर तो लगेगी। अखरावट, अखरावट इनकी रचना है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षरों का वर्णन है। वर्णमाला के अक्षरों का वर्णन कहाँ मिलता है? अखरावट में मलिक मोहम्मद जायसी की। कहाँ नहीं समझ में आया? संयोग और वियोग दोनों उसका वर्णन हो सकता है, ठीक है? संयोग और वियोग दोनों प्रकार के रस हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। कभी कभी हीरो और हीरोइन दोनों साथ नाचते हैं, कभी हीरो और हीरोइन दोनों दो नाचते हैं। कभी कभी हीरो और हीरोइन दोनों साथ में चलते हैं, कभी हीरो और हीरोइन में दोनों खास नजर आता है, बहुत क्रोध हो जाता है, न्यात रहता है जब हीरो की बात हीरोइन ना सुने। और ना सुनने का कोई कारण होगा तभी नहीं सुनेगा। अब चाट वाट नहीं खिलाओगे हीरोइन कहाँ सुनेगी? उनको चाट चाहिए, उनकी ये बतासा पानी क्या होता है, ये सब तो प्रिय भोजन है। इडली डोसा ITI सामने बेच रहा है, विदेशी कंपनी लाया, विदेशी चीजें बेच
रहा है। विदेशी कंपनी तो चली गई, लेकिन विदेशी सामान नहीं जा रहा है देश से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मलिक मोहम्मद जायसी को मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एक आपका अंदर कभी मलिक मोहम्मद जायसी में कुछ बातें बची हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासन काल में पद्मावत किया था? उसका नाम था शेरशाह सूरी। ये बहुत पूछता है। ये तो पद्मावत हुई है, ये किस मुगल बादशाह क्या रहकर किया था? शेरशाह सूरी के शासन काल में रहकर किया था। शेरशाह सूरी के शासन काल में पद्मावत की रचना हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जी, आपके यार गुरु का क्या नाम था? आपके गुरु का नाम तो यार शेख अशरफ था ना? शेख अशरफ ये मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी थे, जिनसे शिक्षा लिया करते थे, है ना? शेख अशरफ मलिक मोहम्मद साहब के गुरु थे। आया? पीछे वाले बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? जितेंद्र राज, कोई समस्या? अब सूफी का धारा के कभी तो मैंने थोड़ा बहुत गंभीरता से लिया मलिक मोहम्मद जायसी साहब, लेकिन सूफी का धारा की रचना में अगर प्रथम रचना देखा जाए तो मुल्ला दाऊद का चंदायन है। अब सूफी का धारा में मुल्ला दाऊद आएगा, और जब मुल्ला दाऊद आएगा, हे मुल्ला दाऊद आ गया, और जब मुल्ला दाऊद आया तो चंदायन को लेकर आया। चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? चंदायन। ये आदि भाषा में लिखा गया है, और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? और पद्मावत भी यहूदी भाषा में है, और मुल्ला दाऊद का चंदायन भी यहूदी भाषा में है। चंदायन की जो नायिका है उसका नाम चंदा है। चंदायन की नायिका का नाम चंदा, और चंदायन के नायक का नाम लोर या लोरिका। गलत ना करना, गलत करके आओगे जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। पूछेगा चंदायन में किसके प्रेम की कथा का वर्णन है? तो चंदा और लोर और लोरिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन भाषा में लिखा गया है। मुल्ला दाऊद लेखक है, उसकी रचना का नाम है चंदायन। चंदायन माने चंदा की कहानी का वर्णन है। किसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कभी गलती ना करना। समझ में आया? मुल्ला दाऊद ये लेखक है, चंदायन रचना है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके नायक नायिका कौन है? चंदा। नायक कौन है? लोरिया लोरिका। लोरिया लोरिका और चंदा के प्रेम जो थे बीच में, उसी का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया? हमारे टाइम पूरे हो गए, पूरे होते बातें, पूरे होते टाइम खत्म।